ओ सांख्य कारिका कक्षा 31 27वीं कारिका मन इंद्रिय के बारे में कह रहे हैं। उभयात्मकमत्र मना संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात नानात्वं बाह्य भेदाश्च। जैसे पीछे बुद्धि के और अभिमान अहंकार का लक्षण किया, अभिमान बुद्धि का अध्यवसाय किया, उसी शैली में मन को बता रहे हैं कि ये उभयात्मक है और संकल्पक इंद्रिय है। इंद्रियम से साधर्म्यात्, और साधर्म से इंद्रिय भी है। इंद्रियों में मन का संकल्पात्मक व्यापार वाला है, ऐसा बोल रहे हैं। मना संकल्पकम, अत्र मना संकल्पकम उभयात्मकम, ये उभयात्मक है। उभयात्मक शब्द से अभिप्राय इनका कि ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय उभय रूप है और संकल्पात्मक है ये। और ये इंद्रियम से साधर्म्यात्, अन्य 10 इंद्रियों की भांति सात्विक अहंकार का कार्य होने से ये इंद्रिय वर्ग के अंतर्गत भी आती है, इंद्रिय भी है ये। इंद्रियम से साधर्म्यात्, साधर्म क्या है? सात्विक अहंकार का कार्य। अहंकार से पीछे बतलाया कि अहंकार से सात्विका एकादश का प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् गुण परिणाम विशेषात। गुण परिणाम, गुणों के परिणाम विशेष माने भिन्न भिन्न अदृष्ट विशेष से, जैसे घटपट आदि बाह्य पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है अलग अलग रूपों में। नानात्वम बाह्य भेदाश्च, इंद्रियों में नानात्व वैचित्र्य अनेकत्व दिखाई पड़ता है। इंद्रियां अलग अलग अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। नानात्वम बाह्य भेदाश्च, बाह्य भेद भी दिखाई देते हैं। उभयात्मकम अत्र मना, इंद्रियों में मन संकल्पात्मक व्यापार वाला है। मन का लक्षण कर रहे हैं यहाँ पर। मानी मन अपने इंद्रिय वर्ग का सहायक मात्र नहीं है केवल कि ये ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का सहयोगी होकर के और ये अपना काम कर रहा है। उसका अपना एक लक्षण है, उसका भी अपना लक्षण है, अपना व्यापार है। जिस प्रकार श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियों का एक एक व्यापार है ना, शब्द आदि विषय ग्रहण करना। जैसे आँख रूप का ग्रहण करता है, कान शब्द का ग्रहण, त्वचा स्पर्श का, नासिका गंध का, त्वचा स्पर्श का ग्रहण करती है, और कर्मेंद्रियां अपना अपना एक एक कर्म करती हैं। इसी तरह से ये जो मन है ये भी अपना एक कर्म कर रहा है। वो कर्म इसका क्या है? जैसे आँख का देखना है, इसका क्या है? संकल्प करना। मना संकल्पकम, संकल्पात्मक व्यापार जो है ये मन का कर्म है। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। स्पष्ट हो गया? जैसे ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने व्यापार हैं, देखना सुनना आदि, और कर्मेंद्रियों के अपने अपने व्यापार हैं। हाथ का व्यापार है ग्रहण करना, पैर का व्यापार है आगे बढ़ना चलना, वाणी का व्यापार है बोलना, उपस्थ का व्यापार है मूत्र आदि त्याग करना, संतान को जन्म देना। ऐसे ही गुदा का व्यापार है मल त्याग करना। जैसे इन इंद्रियों के अपने अपने व्यापार हैं, ऐसे मन का व्यापार है संकल्प करना। ये मन को बता रहे हैं। ऐसे मन का एक व्यापार है संकल्प करना, विकल्प करना। संकल्प के साथ विकल्प भी
संग्रहित कर सकते हैं। व्यापार का अर्थ होता है ना वृत्ति। वृत्ति जो है व्यापार का अर्थ होता है। छब्बीसवें कारिका में तो केवल स्वरूप दर्शाया, बुद्धि इंद्रियाणी और वाक पाणिपाद इनके कर्म आगे बताएंगे। तो मन के जो है यहाँ पर मन का व्यापार बता दिया। वृत्ति जो होती है वो परिणामात्मिका होती है, वृत्ति बदल रही होती है। ऐसा नहीं होती है कि वृत्ति एक कोई स्थिर चीज़ है, वृत्ति बदलती रहती है, क्षण क्षण में ये चलती रहती है वृत्ति। जैसे मैं एक बार किसी चीज़ को देख करके आसक्त हो जाऊं तो ये एक वृत्ति है, और एकदम अनासक्त हो जाऊं कि ये तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो ये भी एक वृत्ति है। वृत्ति बदलती रहती है। एक किसी भी चीज़ को देख करके हम मोहित हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ होना भी एक वृत्ति है। सन्यासी की वृत्ति तटस्थ होती है, ऐसा कहा है उसमें योग दर्शन में। जैसे एक स्त्री को देख करके कोई राग युक्त होता है, कोई द्वेष युक्त होता है, कोई मोह युक्त होता है, और तत्वज्ञानी तटस्थ। बस ऐसे एक चीज़ दिखती है, जैसे एक सोफा रखा है और कोई एक चीज़ है, जैसे एक पत्थर दिखता है, ऐसे तटस्थ रहता है। तटस्थ का ये अर्थ होता है कि नदी जैसे बह रही हो और तट के ऊपर स्थित हो, उसमें बहता नहीं ना, वो गीला नहीं होता है ना बहता है, बस शांति से बस। तो तत्वज्ञानी की भी एक वृत्ति है, उसको ज्ञानात्मक वृत्ति कहते हैं, अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और क्लिष्ट वृत्तियों में सुख दुख मोह, ये तीन चीजें रहती हैं। हमारी वृत्तियों का हमें अन्वेषण अवलोकन करते रहना चाहिए कि मेरी वृत्ति कब सुखात्मक होती है, कब दुखात्मक होती है, कब मोहात्मक होती है, और कब तत्वज्ञानी की तरह होती है। ऐसे इन चार बातों का निरंतर अपने भीतर अन्वेषण करते रहना चाहिए। बह भी जाए मान लीजिए कहीं, तो हम अपने को पहचान तो लें या कि यहाँ बह गए हैं देख लो, और उससे फिर जानना ही उससे बाहर निकलना होता है। किसी चीज़ को जानना ही उससे बाहर निकलना होता है। यदि हम तटस्थ होकर के उस चीज़ को जान लें, उसको साथ अपने को ना मिलाएं और उसके साथ झगड़ा ना करें, विरोध ना करें, और केवल हम जान लें, तो बाहर आ जाते हैं हम। वो फिर झगड़ा करके उसके साथ अपने आप को मिला करके फिर उसको बल बढ़ा देते हैं। जो एक वृत्ति उठी उसके साथ झगड़ा करके, संघर्ष करके उसकी सत्ता को मजबूत कर देते हैं। उसको तटस्थ भाव से यदि देख सकें तो उससे बाहर निकल जाते हैं। वो अपने, जैसे महापुरुष उदाहरण देते हैं कि कोई एक चाय पी रहा है, कोई एक चाय के गिलास पर हमारी निगाह पड़ गई तो हमारा क्या बिगड़ गया उसमें। ऐसे हम यदि देख लें तो ये मन जो है वृत्ति, मन का व्यापार है संकल्प करना, संकल्प विकल्प करना मन का काम है। तो ये मन जो है अपना एक लक्ष्य है, अपना उसका व्यापार है, उसकी एक वृत्ति है। जैसे आंख की वृत्ति है देखना, कान की वृत्ति है सुनना, शब्द का सुनना, कान का ये व्यापार है। ऐसे मन का एक व्यापार है, मन की वृत्ति है कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये मेरे को बड़ा सुख देने वाला है, मेरे को बड़ा दुख देने वाला है, मुझको ऐसा चाहिए। संकल्प तो ऐसा ही है, चाहिए नहीं चाहिए। वो जो देखना है सुख दुख आदि, वो बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम है निश्चय करना कि ये बड़ा सुखदायक है, ये बड़ा दुखदायक है, ये तो उसका काम। और संकल्प ये हो गया ये मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बुद्धि दिखा देती है और मन वो बहुत ही फास्ट गति से क्रिया होती है। बुद्धि दिखाती रहती है, मन उसको चाहता रहता है। बुद्धि दिखाती रहती है, मन उसको रिजेक्ट करता रहता है। तो संकल्पात्मक व्यापार में मनस तत्व का, उस व्यापार से मनस तत्व का परिज्ञान होता है। जैसे अध्यवसाय से बुद्धि तत्व का ज्ञान होता है, अभिमान से अहंकार तत्व का ज्ञान होता है,
ये तो अतीन्द्रिय चीजें हैं ना, तो इसलिए इनके व्यापार से उनको जानते हैं। आंख का तो गोलक से जान लेते हैं कि भाई ये आंख है, कान को भी गोलक से जान लेते हैं। वैसे तो इंद्रिय शक्ति वो भी अतीन्द्रिय ही है, लेकिन फिर भी इनको जानने में तो ज्यादा मोटे रूप में जानने में हमको समस्या नहीं होती। मोटा जान है ये भी, इंद्रियों का भी। सूक्ष्मता से यदि इंद्रिय के स्वरूप को जानने में वो भी बहुत मुश्किल है, पर ये गोलक से पता लग जाता है। तो संकल्प को मन का लक्षण ज्ञापक चिन्ह कहा जाएगा। जो जिसकी वृत्ति है वो उसका लक्षण है। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। जैसे गाय का लक्षण है गल कंबल आदि गले पे लटकता है जिस पशु के, शासनादि मत्वम गोतुम, ये उसका लक्षण है। तो जो जिससे जाना जाए वो उसका लक्षण। संकल्प से मन जाना जाता है, अध्यवसाय से बुद्धि जानी जाती है, अभिमान से अहंकार जाना जाता है। जो जिससे जाना जाए वो उसका लक्षण। तो संकल्प को मन का लक्षण कहेंगे। और मन के इंद्रियत्व की सिद्धि की यहां पर इंद्रियम च साधर्म्यात्, मन का इंद्रियत्व साधर्म्य हेतु डाला है यहां। माने कौन सा साधर्म्य है इसमें? पहले कहा ना एकादश का गणा, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो इंद्रियों का व्यापार से वो ज्ञान उत्पन्न होता है। इंद्रियों से हमारे को ज्ञान होता है। तो जैसे इंद्रियों से किसी रूप आदि का ज्ञान होता है, साधर्म्यात् मन इंद्रिय है। मानी असाधारण व्यापारवान, ये मन का असाधारण व्यापार वाला है हमारा ये मन, अलग व्यापार वाला है। दूसरी आंख नाक कान से अलग ही एक व्यापार करता है। ये असाधारण व्यापार वाला बुद्धि और अहंकार भी है, वो भी आने लगेंगे फिर इंद्रिय में, ऐसा कोई शंका कर सकेगा? तो उसके लिए साधर्म्यात् कारिका में ये बोल दिया है। मानी ये मन का इंद्रियत्व ऐसा है, अन्य इंद्रियों की भांति सात्विक अहंकार का कार्य है। और इन सब का एक कारण होने से मन को इंद्रिय वर्ग में रख लिया है। ये एक हेतु है, दूसरे हेतु नहीं कि असाधारण व्यापार वाला है या ज्ञान में जो है सहयोगी है। जैसे इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं तो ऐसे तो फिर हम रूप भी हमारे, आलोक भी हमारे इंद्रियों के ज्ञान में सहयोगी होता है, तो आलोक को भी फिर इंद्रिय कहना पड़ेगा। तो कारण अलग है मन को इंद्रिय बनाने में। मन जो है साधर्म यही है कि जैसे सात्विक अहंकार से ये इंद्रिय वर्ग उत्पन्न हो रहे हैं, एक कारण होने से मन को इंद्रिय वर्ग में रख रहे हैं। अहंकार रूपी एक कारण से अनेक कार्य इंद्रियां कैसे उत्पन्न हो गए, ये एक शंका रहती है। उसका उत्तर इसमें दिया है। गुण परिणाम विशेषा नानात्म बाह्य भेदाश्च। पीछे भी ऐसी पंक्ति आई थी ना, परिणामतः सलिलवत प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात्, कि एक ही कारण से ऐसे विचित्र टाइप के अलग अलग कार्य कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अकेला सात्विक जो अहंकार है, वैकृत अहंकार है, अनेक प्रकार की इंद्रियों कैसे उत्पन्न कर देता है। तो उसका तो फिर यही उत्तर होगा। कार्य भेद में कारण भेद नियामक होता है, और यहां तो एक ही कारण से कार्य भेद हो रहे हैं। कार्य भेद में कारण भेद होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तंतु से वस्त्र बनता है, तो कार्य भेद में कारण भेद कारण हो रहा है ना, कारण का भेद कारण हो रहा है। हमें वस्त्र मिला तंतु से, घड़ा मिला
मिट्टी से कार्य भेद में कारण भेद निमित्त बन रहा है, लेकिन यहाँ तो एक ही कारण है, एक कारण से इतने सारे विचित्र विचित्र, ये सब कैसे हो रहा है? तो ये तो इसको जो है ऐसे ही कह सकते हैं, और तो इसका क्या उत्तर बनेगा? भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों में ये जो वैचित्र है, ये इस पर बड़ा खोज की है लोगों ने, तत्व चिंतकों ने। ईश्वर इसका कारण है, स्वभाव इसका कारण है, काल इसका कारण है, सृष्टि में जो वैचित्र है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर ये दिया गया कि परिणाम, गुण परिणाम विशेषात, गुणों का जो ये परिणाम विशेष है, इससे नानात्व होता है। माने कोई कहे कि ईश्वर कारण है या स्वभाव कारण है, या अनेक रूपता प्राप्त हो जाती है, या जो है पुरुष कारण है, पुरुष को तो अकर्ता कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, वो तो कारण वैसे नहीं हो सकता है। तो गुण परिणाम ये खोज करके इन्होंने देखा कि सत्व, रज और तम, इनमें धर्माधर्म रूप जो अदृष्ट परिणाम विशेष वैचित्र है, उसके कारण से इंद्रिय रूप कार्य में अनेकता आ जाती है, अन्य किसी कारण से नहीं। जैसे पृथ्वी के एक रहने पर भी उससे उत्पन्न होने वाले बहुत सारे बाह्य भेद, बाह्य भेदाश्चर्य, ऐसे डाला ना, बाह्य भेदाश्चर्य, जैसे एक ही पृथ्वी तत्व से बहुत सारी चीज बन जाती हैं, बाह्य भेद उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी से ही तंतु पैदा हुए, तंतु से फिर पट पैदा हो गया, पृथ्वी से ही तरह तरह के फल पैदा हो रहे हैं। एक ही पृथ्वी से कितने सारे जो है, पृथ्वी के निमित्त से कितने सारे चीजें अलग अलग रूप में प्रकट हो रही हैं। तो ये गुण परिणाम विशेषाच्य, ये वैचित्र होता है बाह्य भेदाश्चर्य, और बाह्य जो भेद हैं ये भी इसी तरह से, बाह्य पदार्थों में जो भेद हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। ओम गुरुजी, हाँ, ये कारिका का पाठ भेद भी मिलता है क्या? जैसे मिलता है इसी 27 नंबर में ग्राह्य भेद और बाह्य भेद। कई पाठ भेद तो मिलते हैं। ग्राह्य भेद तो ग्राह्य का भेद हो जाएगा, जिसको हम ग्रहण करते हैं वो ग्राह्य हो जाएगा। पाठ भेद ऐसे होते हैं, जो लेखक होते हैं ना, वो लिखते हैं, इतना लिखते समय किसी से थोड़ी उक चूक होगी, फिर उसको अगले वाले व्यक्ति को वो जो मिला लिखा हुआ, लिखते थे ना पहले तो, सारी चीजें छपती नहीं थी, लिखते थे पुस्तकें, और फिर भी इतना बड़ा साम्राज्य था पुस्तकालयों का, पुस्तकों का, लिख लिख करके भी। गुण प्रवृत्तिशील हैं और उनमें प्रवृत्ति होती रहती है, और ये प्रवृत्ति कैसे होती है ये आगे चल करके एक कारिका में बताएंगे। गुणों में प्रवृत्ति, ये ऐसा मानते हैं कि गुणों में प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती रहती है, और जैसा कि आस्तिकवाद में उस तरह से भी हम उसको देख सकते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से उन गुणों में प्रवृत्ति होती है। 57वीं कारिका में गुणों में कैसे प्रवृत्ति होती है। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति रज्यस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। इन्होंने स्वाभाविक प्रवृत्ति मान ली कि जैसे बछड़े को बढ़ाने के निमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति रज्यस्य, अज्ञानी जो क्षीर है उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो फिर कोई कहेगा कि भाई वहां तो चेतन आत्मा बैठा है, तो बोले चेतन आत्मा तो यहां भी बैठा है,
हमारे भीतर भी चेतनात्मा पुरुष के रूप में है। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञ से, अज्ञानी जो क्षीर है, अज्ञ जो क्षीर है, बछड़े को बढ़ाने के निमित्त से जैसे प्रवृत्ति होती है, ऐसे पुरुष के विमोक्ष निमित्त प्रधान की प्रवृत्ति होती है। पुरुष का मोक्ष प्रदान करने के लिए अचेतन प्रधान की ये जो प्रवृत्ति है ये चलती है। तो इस पर कोई प्रश्न करेगा, जरूर करेगा कि ये अज्ञानी क्षीर की प्रवृत्ति कहाँ हो रही है, वहाँ तो चेतन बैठा है तब हो रही है। तो फिर इसका उत्तर तुरंत सांख्य प्रक्रिया में यही दिया जाएगा कि यहाँ पर भी तो चेतन पुरुष तत्व रहता है, उसकी उपस्थिति में ये अभिव्यक्ति होती है, ये जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति का जो ये परिणाम होता है ना, पुरुष चेतन की उपस्थिति है यहाँ भी। पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष के विमोक्ष के निमित्त प्रधान की प्रवृत्ति होती है। ये प्रधान भी अज्ञ है, प्रधान भी अज्ञ है, इस अज्ञ की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती रहती है। इंद्रियों की वृत्ति के बारे में आगे कह रहे हैं। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति वचनादान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम। इंद्रियों की वृत्ति क्या है? रूपादिषु, रूपादि में, पंचानाम माने चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाणाम, रूपादिषु यत आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति। चक्षुरादि 5 ज्ञानेन्द्रियों की, रूपादि 5 विषयों में जो आलोचन मात्रता है, आलोचन मात्र का अर्थ है जैसे कि आंख का देखना, बस अच्छा बुरा ये आंख का, ग्राह्यता अग्राह्यता तो ये पीछे मन जो है ना उसको, और बुद्धि जो पीछे बैठी हुई है वो निर्णय करते हैं। आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति, ज्ञानेन्द्रियों की ये वृत्ति कही जाती है। ज्ञानेन्द्रियों का वृत्ति मानी व्यापार कहा जाता है। आलोचन मात्र वृत्ति ऐसा बतला दिया। आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति, मात्र पद को यहां पर डाल रखा है। आलोचन मात्रम, आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति, केवल देखना मात्र, आलोचन मात्र ये वृत्ति, इसकी इंद्रियों की वृत्ति चाहते हैं। मात्र शब्दों विषयार्थो अविशेष व्यावृत्त्यर्थ, विशेषार्थ अविशेष व्यावृत्ति के लिए है। भिक्षा पात्रम लभ्यते, भिक्षा मात्रम लभ्यते नान्यो विशेषा, केवल भिक्षा मात्र प्राप्त हो रहा है और कुछ नहीं। येषु चक्षु रूप मात्र तथा चक्षु रूप मात्रे न रसादिषु, ये जो चक्षु है रूप मात्र में जाती है, रस आदि में नहीं। ऐसे ही शेष इंद्रियों के बारे में, चक्षुषो रूपम जिह्वा रस, घ्राण से गंध, श्रोत्र से शब्द, त्वचा स्पर्श एवं ऐसाम बुद्धि इंद्रियाणाम वृत्ति, ऐसे बुद्धि इंद्रियों की वृत्ति है। और कर्मेंद्रियाणाम पंचानाम आगे बतलाया, वचन आदान विहार मानी घूमना, वचन मानी बोलना, आदान मानी ग्रहण करना, उत्सर्ग और पुत्र उत्पत्ति जनत जो आनंद है वो उपस्थ इंद्रिय का व्यापार है। तो इस तरह से इंद्रियों की वृत्ति बता दी जी। इस वृत्ति में केवल मात्रम कह करके बाकियों को नहीं कहा, आदि शब्द जोड़ते या और कुछ जोड़ते हैं, तो बाकियों को कैसे ग्रहण करेंगे श्लोक में? वो रूप आदि में आदि आ गया ना, श्लोक को पूर्ति के लिए उन्होंने छोड़ दिया। श्लोक की दृष्टि से ना आदि नहीं डाला, वैसे आलोचन मात्रम रूप आदि डाला है, तो रूप आदि में आलोचन मात्र दूसरे दूसरे विषय व्याख्या में व्याख्याकार के द्वारा व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे शब्दादिशु तो लिख दिया, ऐसे ही आलोचना मात्रम, मात्रम शब्द से आदि ले रहे हैं, ये केवल मात्रम से? आलोचन तो मात्र वो उस नहीं कह रहे, देखना मात्र ले रहे हैं। हाँ, देखना मात्र, बाकी फिर सुनना मात्र, फिर चखना मात्र, वो सब कैसे ग्रहण करेंगे, ये प्रश्न है। व्याख्या से ही करना पड़ेगा। बस ये रूप आदि का है ना, इस कारण से रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति,
व्याख्या करनी पड़ेगी, वैसे तो आ नहीं रहा है जी। आगे एक बात कही, स्वालक्षण वृत्ति त्रयस्य शेषा भवति असामान्या, सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्यावायवा पंच। सांख्य का सूत्र ये तो बिल्कुल ऐसा कैसे उठा के दे दिया। सामान्यकरण वृत्ति, सामान्य है वहाँ पर, सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्यावायवा पंच। ये प्राणादि जो वायु होती है ना, उनकी सामान्य करणों की वृत्ति है। सामान्य रूप से करणों का जो व्यापार है वो प्राणादि वायु के रूप में, प्राण अपान व्यान, ये 5 वायु के रूप हैं करणों की। ये सामान्य वृत्ति है। क्या? प्राण। सामान्य करण वृत्ति है क्या? प्राण अपान आदि करणों, सामान्य करण वृत्ति कह दिया। और स्वालक्षणम वृत्ति, आयुर्वेद में भी बहुत ही ये शब्द प्रयोग होता है, स्वलक्षण। स्वालक्षण का अर्थ होता है त्रयस्य स्वालक्षणम वृत्ति, त्रयस्य स्वालक्षण्यम वृत्ति। बुद्धि, अहंकार, मन, इन तीनों का अपना अपना जो लक्षण है पीछे बतलाया ना, बुद्धि अध्यवसाय, अहंकार अभिमान, और 27वें अभिकारिका में मन का संकल्प, ये स्वालक्षण, यही उनकी वृत्ति है, मानी व्यापार है। त्रयस्य, त्रयस्य अभिप्राय है बुद्धि अहंकार मन, इन तीनों का अपना अपना लक्षण, स्वालक्षण, अपना अपना लक्षण। ये त्रयस्य सा ऐसा बहुत ही असामान्य, ये जो वृत्ति है, ये जो व्यापार है ना, बुद्धि का, अहंकार का, मन का जो ये व्यापार है, ये विशेष व्यापार है, ये उनकी विशेष वृत्ति है। और करणों की अन्य सामान्य वृत्ति भी है। बुद्धि की, अहंकार की, मन की तो ये असामान्य वृत्ति है। और जो करण है ना, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उनकी बाह्य इंद्रियां, उनकी सामान्य वृत्ति भी है, सामान्य करण वृत्ति, करणों की सामान्य वृत्ति भी है। क्या है वो? प्राण अपान व्यान आदि। ओ